हेलो एवरीवन, वॉइस आ रही है क्या सभी को? सभी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जितनी प्रॉपर्टीज थे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बीच जो जो पॉसिबिलिटीज थी उसको हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आज हम लोग देख लेते हैं कि और क्या क्या उसमें। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास एक वेक्टर लिखा हुआ है, ये वेक्टर ए, दिस इज समथिंग लाइक a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ठीक है, ये एक तरह का रिमार्क लिख लीजिएगा। क्या होगा? ये रिमार्क होगा, रिमार्क। तो मैंने बताया था कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है, अगर किसी एक क्वांटिटी का कंपोनेंट लेना होता है किसी के अलोंग, तो क्या करते हैं, किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट लेना होता है, या प्रोजेक्शन कह सकते हैं, प्रोजेक्शन लेना होता था किसी एक दूसरे वेक्टर के अलोंग, तो क्या करते थे, उनका डॉट कराते थे और जिसके अलोंग लेते थे उसका यूनिट वेक्टर वहां पे कंसीडर करते थे। यहां पे हम देख सकते हैं कि यहाँ a1 a2 और a3, a1 a2 और a3 जो है ये कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या है, इस वेक्टर a का कंपोनेंट है अलोंग i डायरेक्शन, j डायरेक्शन एंड दिस k डायरेक्शन। सो व्हाट वी कैन से, कि हम ये कह सकते हैं कि एट, या आप इस तरह से कहिए कि हम इस पूरे इक्वेशन में डॉट ऑपरेट करने जा रहे हैं, i के साथ डॉट लेने जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि वेक्टर a डॉट आई कैप इसकी वैल्यू a1 है, क्योंकि आई डॉट आई 1 हो जाएगा, आई डॉट जे 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, आई डॉट के ये पूरा 0, तो इन दो कंपोनेंट के साथ 0 मिल जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ a1 मिलेगा। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि वेक्टर a का डॉट कराएंगे j के साथ, तो हमें a2 मिलेगा, और वेक्टर a का डॉट कराएंगे k डायरेक्शन में, k का यूनिट वेक्टर लेके, तो ये a3 हो जाएगा। होना भी चाहिए था भाई, क्योंकि हम जानते थे प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर a इन द डायरेक्शन ऑफ i j और k, दोनों का डॉट लेते थे, i के डायरेक्शन में लेते थे आई कैप, j के डायरेक्शन में यह तो j कैप, और k के डायरेक्शन में यह तो k कैप, और ये कॉरेस्पॉन्डिंगली हमें a1 a2 और a3 मिल गया। सो हम इस वेक्टर ए को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दिस इज ए, वेक्टर ए डॉट आई कैप इन द डायरेक्शन ऑफ आई। देखिए ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉट लगा हुआ है आई के डायरेक्शन में, प्लस वेक्टर ए डॉट जे इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर जे, प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर के इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के। ये सभी को क्लियर है क्या? ये रिमार्क मैंने जो लिखवाया कि किसी भी वेक्टर को हम इस तरह से a1 a2 और a3 के फॉर्म में तो लिखते ही भाई, और हम जानते हैं आई के साथ जो लगा हुआ था वैल्यू, यानी कि जो स्केलर लगा हुआ है, ये a1 a2 a3 कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या होते हैं, ये कंपोनेंट्स होते हैं इन द आई डायरेक्शन, जे डायरेक्शन और के डायरेक्शन। तो हमने ये लिख दिया भाई, और इस वेक्टर, दैट मींस किसी भी वेक्टर ए को हम उस वेक्टर के क्या कर सकते हैं, आई डायरेक्शन के डॉट के साथ इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है क्या ये?
सभी लोग लिखिए, अगर क्लियर है तो। गुड आफ्टरनून प्रत्युष, ये क्लियर है क्या? बता यही है भाई कि कोई भी वेक्टर है उसको हम लोगों ने हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, A1 A2 और A3 के फॉर्म में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये A1 A2 और A3 ये I J और K डायरेक्शन में इस वेक्टर A के कंपोनेंट्स हैं या प्रोजेक्शन है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन निकालना होता था, तो उस वेक्टर का डॉट कराते थे उसके और उसका यूनिट वेक्टर ले लेते थे जिसका अलोंग करना होता था। तो आई के डायरेक्शन में ये A1 कंपोनेंट था, तो A1 की वैल्यू A डॉट आई। या अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप कहेंगे कि आई के साथ पहले एक बार डॉट ले लिया पूरे में, तो फिर जे के साथ पूरा डॉट ले लिया, पूरा के साथ डॉट ले लिया, तो A1 A2 और A3 मिल जाएगा। और ये A1 A2 A3 को फिर रिप्लेस कर देंगे इससे, तो हम किसी भी वेक्टर A को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जेई मेन में एक बार पूछा हुआ एक्सप्रेशन है भाई, इसलिए मैंने इसको अलग से पिक करके आपको बताया। ये जेई मेन में इस वेक्टर का एक्सप्रेशन एक बार कि वेक्टर ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, और इस तरह से लिया हुआ था। सिंपल क्वेश्चन था, जिसने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि भाई किसी एक वेक्टर को किसी एक वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है या कंपोनेंट है दूसरे या किसी वेक्टर के अलोंग लेना है, तो जिसका अलोंग लेना है उसका यूनिट वेक्टर लेके डॉट करा देते हैं दूसरे वेक्टर के अलोंग। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आज एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, मैं यहां पे लिख देता हूं। ये क्वेश्चन है, द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच for which for which the angle between the angle between vector a equals to vector a equals to x I cap minus 3j cap minus 2 k cap minus 2 k cap माइनस 2 मत लिखिए, माइनस के कैप लिख दीजिए, माइनस के कैप एंड वेक्टर b इक्वल्स टू 2x I कैप प्लस एक्स जे माइनस के प्लस एक्स जे कैप माइनस के इज क्या है? एक्यूट एंगल है। दोनों ए और बी के बीच का एंगल क्या है? एक्यूट है, इज एक्यूट एंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स एंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर vectors b and the z axis b and the axis of ordinate is obtuse। ठीक है भाई, इज ऑब्ट्यूस आर। ठीक है, आपको x का ऐसा वैल्यूज निकालना है, x की ऐसी सभी वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए a और b के बीच का एंगल क्या हो? एक्यूट एंगल हो, और एंगल ऑफ एंड ये b के साथ वेक्टर b और एंगल ऑफ ऑर्डिनेट यानी y एक्सिस के साथ जो एंगल बने वो ऑब्ट्यूस एंगल बने। तो x की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? क्लियर है क्या क्वेश्चन सभी को? कि हमने दो वेक्टर लिया है a और b x के टर्म में, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? एक्यूट एंगल है। और ये कह रहा है कि ये y एक्सिस के साथ ये जो दूसरा वेक्टर b है वो ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, तो कौन कौन सी x की वैल्यूज पॉसिबल होगी?
संचित नहीं आ रहा है कुछ क्लास से। इनइक्वालिटी सॉल्व करना होगा भाई, जल्दी कीजिए। अभी तक रिप्लाई नहीं आया भाई किसी का। प्रत्युष सो गए क्या? अभिनव, आदित्य, भागवत, अदिति। एक्स की वैल्यू हाफ से गलत आ रहा है प्रत्युष। आदित्य मोहन का सही आंसर है। वेल डन आदित्य। आदित्य मोहन ने सही आंसर रिप्लाई किया है। और लोग कमेंट कीजिए। बहुत कम लोग के आंसर आए हैं, सिर्फ 2 लोग का। प्रत्युष का आंसर गलत है। देखिए भाई, हमने बताया कि दोनों का, ये ए और बी के बीच का एंगल एक्यूट है। तो आपको बताया था हमने कि दो वेक्टर्स के अगर बीच का एंगल एक्यूट होता है। गलत आंसर है भागवती। प्लीज चेक योर आंसर। तो ए डॉट बी के जो डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का जो सम होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम यहां कह सकते हैं कि 2x², ये देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ ए के साथ बी का डॉट ले रहे हैं। तो 2x इंटू एक्स, 2x² माइनस 3x हो जाएगा, -3x, और ये माइनस माइनस +1 हो गया। दिस इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। एक्यूट में 0 डिग्री का भी एंगल आ जाता है, तो 0 से बड़ा 0 ले लीजिए, ठीक है। और कह रहा है कि B और B के बीच का, B और यानी कि B कौन सा है, ये इसके साथ J का डॉट ले लेंगे, वो लेस देन 0 होना चाहिए। यानी हम कहेंगे 2xi कैप प्लस xj कैप माइनस k कैप, इसका डॉट ले लेंगे J के साथ। एंगल ऑफ ऑर्डिनेट का वेक्टर क्या होगा? हाँ प्रत्यु सब सही है, वो लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि x लेस देन 0, x लेस देन 0, और यहाँ पे पहला वाला निकाल लीजिएगा, जो कॉमन वैल्यू होगा वही आंसर होगा, ठीक है। हाँ, अब लगभग सभी लोगों के आंसर आ गए हैं, ठीक है। जिनका हो गया है ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये कह रहा है कि इफ द यूनिट वेक्टर्स E1 एंड E2, दो यूनिट वेक्टर डिफाइन किया गया है भाई, उसका नेमिंग हमने किया है E1 और E2। ये दोनों एक दूसरे से इंक्लाइंड है 2 थीटा पर, ठीक है। E1 एंड E2 आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 2 थीटा, एंड मॉड ऑफ E1 माइनस E2 जो है वो लेस देन है 1 के, और ये थीटा जो है 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो देन थीटा मे लाई इन द इंटरवल, ठीक है। दैट मीन्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला थीटा
किस इंटरवल में लाई करेगा ये आपको बताना है। क्लियर है क्या क्वेश्चन सभी को? चलिए इसको ट्राई कीजिए। अब तक आंसर आ जाना चाहिए था भाई। अभिनव ट्राई कर रहे हो? अदिति, भगवती, प्रत्युष ट्राई कर रहे हो? चलिए देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। एक ये वाला, ये चीज याद रखिएगा, अगर कोई वेक्टर ए है अपने ए के साथ ही डॉट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, कॉस ऑफ 0 डिग्री, एक वेक्टर का इसी के अलोंग। गलत आंसर है प्रत्युष। तो इसी के अलोंग जो होगा ये 0 डिग्री, यानी ए वेक्टर ए के पैरेलल ही होता है तो 0 डिग्री होगा, तो मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मॉड ऑफ ए के होल स्क्वायर को ए डॉट ए लिख सकते हो। यहां पे पहला काम कर रहा है कि ए E1 और E2 के बीच का एंगल कितना है? 2 थीटा है। तो मैं कह सकते हैं कि E1 का डॉट ले लेंगे E2 के साथ, कैप ले लीजिए क्योंकि ये यूनिट वेक्टर कह रहा है। तो मॉड ऑफ E1 मॉड ऑफ E2 इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा हो जाएगा। अब ये E1 और E2 यूनिट वेक्टर है भाई, तो ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। दैट मीन्स आप ऐसे कह सकते हो कि E1 डॉट E2 जो होगा ये सिंपली कॉस ऑफ 2 थीटा मिल गया, कॉस ऑफ 2 थीटा मिल गया। अब दूसरा एक्सप्रेशन आपको दे रखा है कि मॉड ऑफ E1 माइनस E2 जो है वो लेस देन 1 है। दोनों तरफ स्क्वायर करा लीजिए तो मिलेगा E1 माइनस E2 के मॉड का स्क्वायर, ये लेस देन हो जाएगा 1 का स्क्वायर, अगेन 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर अगेन 1 ही मिलेगा। तो हम यहां से कह सकते हैं, अभी हमने देखा कि किसी वेक्टर ए का मॉड का होल स्क्वायर जो होता है ए डॉट ए होता है। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं E1 माइनस E2 का डॉट ले लिया हमने E1 माइनस E2 के साथ, और ये लेस देन एंड इक्वल टू 1 मिल जाएगा। ये देखिए E1 डॉट E2 क्या, E1 डॉट E1 क्या मिल जाएगा? मॉड ऑफ E1 का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ E1 इज इक्वल टू 1। एक बार लिख दे रहे हैं, तो मिल सकते हैं E1 डॉट E2, E1 डॉट E1 प्लस E2 डॉट E2 और माइनस 2 E1 डॉट E2। ये 2 टाइम्स हमने लिख दिया E1 डॉट E2, क्योंकि एक बार मिलेगा E1 डॉट E2 माइनस में, और फिर माइनस मिलेगा E2 डॉट E1।
गलत आंसर है। हाँ अभिनव, आपका आंसर सही है, वेल डन, आपका आंसर सही है। ये लेस देन 1 मिल जाएगा। ये तो इसकी वैल्यू 1 मिलेगा भाई, क्योंकि मॉड ऑफ E1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये मॉड ऑफ E2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस विल बी 1 + 1 -2 टाइम्स ऑफ, देखिए E1 डॉट E2 हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है कि इसकी वैल्यू cos ऑफ 2 थीटा के बराबर है, तो दिस विल बी cos ऑफ 2 थीटा एंड दिस लेस देन इक्वल टू 1। ये cos ऑफ 2 थीटा उधर चला जाएगा तो हमको मिलेगा 1 इक्वल्स टू 1 इज लेस देन 2 cos ऑफ थीटा। एक 1 से 1 तो कैंसिल हो गया ना भाई, तो मैं कह सकते हैं cos ऑफ 2 थीटा, कि cos ऑफ 2 थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा कितना, 1/2 से, 1/2 से। cos ऑफ 2 थीटा जो है 1/2 से बड़ा हो जाएगा, तो हम cos थीटा की वैल्यू हम क्या करते हैं, इस तरह से। ये तो कह रहा है पहले तो हम डिफाइन कर लेंगे भाई कि हमारा थीटा है वो जो 0 से पाई के बीच में ही है, यानी कि यहीं तक रहना है, उसके आगे नहीं देखना है। तो cos ऑफ 2 थीटा की वैल्यू इससे ज्यादा, ये वैल्यू हाफ कहां होगी, π/3 पर, π/3 पर। तो cos ऑफ 2, अगर इसको हम सिंपली x मान ले 2 थीटा को, तो हम कहेंगे ना कि cos ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू कितना 0 से π/3 तक रहे तो आपका ये इनइक्वालिटी लाई करेगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 2 थीटा लाइज बिटवीन 0 क्लोज में होगा, और देखिए ये π/2 से बड़ा होना चाहिए, एग्जैक्ट नहीं है, तो π/3 से। अब 2 थीटा आया हुआ है ओपन इंटरवल इतना, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा लाइज 0 से π/6। तो सिर्फ और सिर्फ अभिनव का आंसर सही है, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ अभिनव का आंसर सही था। आदित्य आपका साइन, ये साइन थीटा में कैसे आ गया था, भगवती ट्राई कर रहे थे, तो हो जाना चाहिए था, इतना भी ये टफ प्रॉब्लम नहीं था, इजी इजी टाइप क्वेश्चन। तो आपको देखिए मेंशन मैंने ये कराया है कि कभी कभी एग्जाम में अननोन वेक्टर्स दे देता है, E1 है, E1 E2 है, तो देख के घबराना नहीं है, प्रोसीड कर देना है, जो जो बोल रहा है उसकी तरह प्रोसीड करते चलना है, ठीक है। ओके, सो अभी तो हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे, उससे बेसिकली जो क्वेश्चन बन पाए वो हमने लिया है। इसके बाद देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्या देख लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। आई होप सबको समझ में आया होगा भाई, सबको समझ में आया हुआ होगा। साइन में नहीं, इंटरवल निकालना था ना, इंटरवल निकालना था पाई में। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा नाम इसका क्या होगा भाई, वेक्टर प्रोडक्ट। नाम लिखने की अब जरूरत नहीं है, वो हम लोगों ने बहुत पहले ही कर लिया हुआ है, ठीक है, बार बार नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया ये। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम डिफाइन करेंगे A क्रॉस B, तो इसको हम लोग बोलेंगे, या पहले इस वेक्टर को किस लिख लेते हैं कि वेक्टर A जो है आपके पास वो समथिंग A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप है, और वेक्टर B जो है वो कुछ ऐसा है B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, इस तरीके का है। तो हम कह सकते हैं A क्रॉस B जो डिफाइन होता है वो इस तरह से होता है, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन ऑफ थीटा इनटू यूनिट वेक्टर n। दैट मींस अगर कोई वेक्टर इस तरह से हो, दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि लेट से दिस विल बी द वेक्टर B एंड दिस विल बी द वेक्टर A, ठीक है, और इनके बीच का एंगल अगर थीटा हो, थीटा हो, तो हम A क्रॉस B ऐसे डिफाइन करते हैं। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर, तो ये इस तरह से डिफाइन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B और ये साइन ऑफ थीटा, ये इतना जो क्वांटिटी है, ये इतना जो क्वांटिटी है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड को डिफाइन करेगा भाई।
और ये जो एन कैप है ना, एन कैप है, ये डायरेक्शन डिफाइन करता है। तो दैट मींस ये ए क्रॉस बी एक मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ अपनी डायरेक्शन के साथ आया हुआ है, इसलिए ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है। दैट मींस आफ्टर क्रॉस प्रोडक्ट वी विल गेट अ वेक्टर क्वांटिटी। हमें क्या मिलेगा? एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। अब वेक्टर क्वांटिटी में भाई डायरेक्शन की बात कैसे कर लें? हाँ हेलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? एनी डाउट? आई थिंक नो। ठीक है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब बात आती है भाई कि इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये डायरेक्शन कैसे? तो राइट हैंड थंब रूल जानते हैं क्या? क्या आपको बताना पड़ेगा? राइट यस और नो? डायरेक्शन निकाल लेते हो आप लोग? राइट हैंड थंब रूल से भाई निकालते हैं। क्या बोलेंगे? पुट द फिंगर्स टुवर्ड्स फर्स्ट वेक्टर। जो पहला वेक्टर होता है उसकी तरफ फिंगर करते हैं, सो दैट द पाम शुड बी फेसिंग टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर। आपका जो सेकंड वेक्टर की तरफ ये पाम होना चाहिए। इन सर्कल द फिंगर, द डायरेक्शन ऑफ द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द ए क्रॉस बी। तो आई थिंक सभी लोग जानते हैं भाई। तो हम डायरेक्शन, तो ये एन कैप है। दैट मीन्स अगर आपको बोलना होगा कि भाई ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ हम चाहेंगे, मैग्नीट्यूड चाहेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? इस पूरे का मैग्नीट्यूड। तो ये इसका भी मैग्नीट्यूड, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो सिंपली वी कैन गेट मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा। थोड़ा सा ये बात ध्यान रहे आपको कि हम मैथ्स में जो ये अलजेब्रा में जो हम लोग मॉडुलस क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं, मॉड के बारे में पढ़ते हैं कि मॉड हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यहां पे भी मॉड हमेशा पॉजिटिव होगा क्या? राइट यस और नो? यहां पर ये जो हमने लिखा है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, क्या ये हमेशा पॉजिटिव होगा? और लोग लिखिए भाई। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कि ए क्रॉस बी का जो मॉड है, क्या ये हमेशा पॉजिटिव होगा? वेल डन। डायरेक्शन नहीं भाई, डिपेंड्स अपॉन साइन थीटा। वेल डन। ये साइन थीटा पर डिपेंड करता है भाई। तो हम लोग यहां पे मॉडुलस का कॉन्सेप्ट कुछ अलग होता है भाई। ठीक है, अगर सिंपली बोले कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव ऑल्सो, दैट डिपेंडिंग अपॉन दिस वैल्यू ऑफ द साइन थीटा। ठीक है, थीटा क्या होगा? अगर निगेटिव रहेगा तो निगेटिव हो जाएगा भाई। तो ये साइन ऑफ थीटा पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने ए क्रॉस बी देख लिया। साथ ही साथ इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में अगर देखेंगे, पहले थोड़ा सा ये कर लेते हैं, आई क्रॉस जे वगैरह के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए क्रॉस बी के बारे में लिख लीजिए कि ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, इज अ वेक्टर वेक्टर परपेंडिकुलर perpendicular to the plane, to the plane containing A and B। ठीक है भाई, यहां से A क्रॉस B में जो ये वेक्टर A क्रॉस B मिलेगा, वो दोनों A और B के परपेंडिकुलर। सपोज कीजिए कि यहां पर आपने एक वेक्टर इस प्लेन में, जो मेरा ये पाम है, इसके प्लेन में दो वेक्टर्स है, सपोज कीजिए इस तरह का। तो कभी भी इसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड कुछ भी होगा, डायरेक्शन के टर्म में आप ये बोल सकते हो कि हथेली पर जो ये परपेंडिकुलर बन रहा है, या इस तरह से पाम के जो परपेंडिकुलर का डायरेक्शन है, वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए भाई सभी को। तो हमने वही लिखा है कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा, वो ए और बी को कंटेन करने वाले प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। अब हम ये देखिए भाई, आई के साथ आई का, जे के साथ, ये सब तीनों का हम लोग प्रोडक्ट निकाल के देख लेते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं। तो देखिए, अब आई का क्रॉस कर लेते हैं आई के साथ।
आई का क्रॉस आई के साथ करेंगे तो भाई आई क्रॉस आई, साइन थीटा इसमें 0 हो जाएगा, साइन थीटा 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये 0 सिर्फ ऐसे नहीं, ये 0 वेक्टर होता है भाई, ये नल वेक्टर के फॉर्म में होता है, तो हमने वेक्टर भी ले लिया यहाँ पे, ठीक है। और यही वैल्यू जे क्रॉस जे का भी हो जाएगा, और यही वैल्यू के क्रॉस के का भी हो जाएगा, ठीक है। नाउ आई क्रॉस जे निकालिए, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे निकालने के लिए देखिए, अगर मान लीजिए इसको हमने आई ले लिया है, इसको जे ले लिया, तो हमने क्या बोला था, फिंगर को आई के डायरेक्शन में किया और इस तरह से किया कि जो पाम है हमारा सेकंड वेक्टर की तरह, जे वेक्टर जे की तरह, मतलब ये फेस कर रहा है, इन सर्कल कर रहे हैं। तो देखो डायरेक्ट जो इसका डायरेक्शन मिला, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर का जो डायरेक्शन है वो मिल गया, यानी कि ऊपर वाला पार्ट मिला है, तो ये वेक्टर के हो जाएगा भाई, वेक्टर के हो जाएगा। और यहां पर अगर इसका जे का क्रॉस करा लेते हैं, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के कैसे निकालेंगे, इसमें क्या हो जाएगा बताइए तो, जे क्रॉस के सपोज कीजिए यहां पर इस तरह से है, ठीक है, ऐसे ऐसे देखना पड़ेगा, पहला जो वेक्टर है वो जे है और दूसरा जो वेक्टर है इस तरह का परपेंडिकुलर है, तो पाम इधर होना चाहिए, तो जो डायरेक्शन है थंब का वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो ये आई डायरेक्शन हो गया भाई, ये क्या हो जाएगा, आई डायरेक्शन। और फिर के क्रॉस आई निकाल लीजिए, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई आपको कैसे जाना पड़ेगा, के क्रॉस आई, के की तरफ पाम होना चाहिए, तो के ऐसे हो गया, ठीक है, के क्रॉस आई, और यानी कि ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, के क्रॉस आई, तो जे का डायरेक्शन हो जाएगा भाई यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ जे। वेल डन, आई थिंक सभी लोग का रिप्लाई भी आ रहा है। गलत है, के क्रॉस आई जे ही होगा ना, गलत कैसे है, ठीक है। अब इसका जस्ट रिवर्स करेंगे तो आई के माइनस के साथ आने लगेगा, के यहां पर मतलब है, ये नोन था भाई, के क्रॉस आई, देख लेना यही होगा, ठीक है। अभी मैं इसका एक शॉर्ट हैंड रूल भी बता दूंगा राइट हैंड सिस्टम से, तो इसको जे क्रॉस आई कर लेंगे, जे क्रॉस आई कर लेंगे, तो ये माइनस के साथ चलाएगा, निगेटिव के साथ चलाएगा भाई, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। और यहां पर के क्रॉस जे रख देंगे, दिस विल बी माइनस ऑफ आई, एंड इसको आई क्रॉस के रख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का जे, ठीक है, माइनस का जे। अब देखिए इसको हम लोग सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन से भी देख सकते हैं, सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन से भी देख सकते हैं। क्या कीजिए, ये डायरेक्शन आप दिखा दीजिए, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में आई ले लीजिए, जे ले लीजिए, के ले लीजिए, सीक्वेंस वाइज। तो देखिए इधर से इधर प्रोसीड कीजिए, आई का जे के साथ तो के मिल गया, जे का के साथ आई मिल गया, के का क्रॉस कराएंगे आई, तो जो नेक्स्ट वेक्टर मिल गया वो जे, तो जे हो जाएगा। तो इस तरह से ये सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन को भी फॉलो करता है, या इसको राइट हैंडेड सिस्टम भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, राइट हैंडेड सिस्टम। लैग्रांजे आइडेंटिटी यहां पे कहां पढ़ना है भाई, लैग्रांजे में कहां घुस गए, यहीं पे रहो सिर्फ और सिर्फ, देखो आई का जे के साथ, आई का जे के साथ किए हैं तो ये के वाले में आ जाएगा, ठीक है। लैग्रांजे आइडेंटिटी फिजिक्स वगैरह में पढ़ना है, यहां पे नहीं है मैथ्स में, ठीक है। तो आई क्रॉस जे, देखिए साइकिल के साथ चल रहे हैं, जो जो नेक्स्ट वेक्टर मिलेगा, देखिए आई क्रॉस जे, नेक्स्ट वेक्टर के मिल गया,
फिर दूसरे वाले वेक्टर से प्रोसीड कीजिए, जे क्रॉस के तो नेक्स्ट वेक्टर मिल गया आई, और फिर के क्रॉस आई तो नेक्स्ट वेक्टर मिल गया जे। तो इस तरह से साइक्लिक फॉर्म में। अगर उल्टा वाले निकलना है तो देखिए इस डायरेक्शन के अपोजिट में प्रोसीड करते हो तो निगेटिव वेक्टर आते जाता है। अगर हम इधर से चले आई क्रॉस के, आई क्रॉस के तो नेक्स्ट वेक्टर मिल रहा है जे, लेकिन हम अपने डायरेक्शन के अपोजिट में जा रहे हैं तो दिस विल बी माइनस ऑफ के, तो माइनस के साथ आ जाएगा। क्लियर है क्या? ये जो फिगर से हमने बताया ये क्लियर है सभी को? राइट, यस और नो? क्या क्लियर नहीं है प्रत्युष? देखिए ये राइट हैंड, यहां पे ये भी ध्यान रहे आप क्लॉकवाइज वाला सीक्वेंस नहीं बनाओगे। क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज वाला सिस्टम बनाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज वाला सिस्टम आपको बहुत पहले से ही पता होगा कि जो भी सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं उसमें जो डायरेक्शन लेते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं। हाँ दिया हुआ होगा, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है भाई, ये तो सिंपल सिंपल सा है, सबको ही बताते हैं। नहीं अच्छा हमने बोला क्लॉकवाइज बनाए हैं। हम्म हम उल्टा बोल दिए हम। यहाँ पे ना हम क्लॉकवाइज लेते हैं, उल्टा बोल दिए हम, यहाँ पे क्लॉकवाइज लेते हैं, ठीक है। तो आई के साथ, या हम लोग सीक्वेंस में देखो ना, आई जे के, एक बहुत सिंपल सी बात है भाई, आई जे के एक साथ आता है, और ये सीक्वेंस में आई पहले आई डायरेक्शन, जे डायरेक्शन और के डायरेक्शन। तो इधर से फॉलो कीजिए, आई के साथ जे की ओर जाएंगे पॉजिटिव मिलेगा तीसरा वाला वेक्टर, जे का के साथ जाएंगे पॉजिटिव मिलेगा नेक्स्ट वाला वेक्टर, के का आई के साथ आएंगे पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, पॉजिटिव वाला वेक्टर, और इसके जस्ट अपोजिट में आएंगे तो निगेटिव वाला मिलने लगेगा। या आप ऐसे कह सकते हो कि यहां पर तो दोनों दोनों वाले फॉलो करेंगे भाई, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों वाला फॉलो करेगा। डिपेंड्स अपॉन कि किस तरह से आप लेते हो वेक्टर। समझ में आ रहा है क्या? देखिए अगर हमने बोला कि अगर एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, ये हमने क्लॉकवाइज पहला लिया था, उसको उल्टा हमने बोल दिया, एंटी क्लॉकवाइज बोल दिया। अगर मान लीजिए हम इसको इस तरह से लिए होते हैं, इस तरीके से लिए होते, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज वाले में, तो यहां पर देखिए आई जे और के रखा, तो ये डिफाइन करने पर आई के साथ जे को जाएंगे तो के मिल गया, जे के साथ के को जाएंगे तो आई मिल जाएगा, के साथ आई को गया तो और प्लस जे मिल गया। लेकिन अपने डायरेक्शन का अपोजिट जाने लगोगे तो निगेटिव मिलने लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों पर डिफाइंड होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में। ध्यान रहे जिसमें आपने डिफाइन कर लिया है उसके अकॉर्डिंग जाने के बाद फिर उसके अपोजिट आएंगे तो प्रॉब्लम होगा, अपोजिट वाले में नहीं मिलना चाहिए, अपोजिट के लिए निगेटिव साइन लगा देंगे। क्लियर हुआ ये? इज इट क्लियर? प्रत्युष क्लियर है अब? ओके, सो ये डायरेक्शन हुआ। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम फ्री हैं कि हम अपने वेक्टर को जो कंपोनेंट फॉर्म में मिले तो उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, कंपोनेंट फॉर्म में मिलेगा तो उसको कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर हम बोले ए क्रॉस ए जो है हमारा वेक्टर वो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप के फॉर्म में हो, A3 के कैप के फॉर्म में हो, और दूसरा जो वेक्टर बी है, दूसरा जो वेक्टर बी है वो B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, इस तरीके। तो हम A क्रॉस B अगर निकालते हैं तो हमें मिलेगा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, क्रॉस करा लेंगे B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ठीक है।
यहाँ पे क्रॉस कराओगे तो वही वेक्टर मिलेगा। हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं कि इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम आई जे के, A1 A2 A3 B1 B2 B3 का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो A क्रॉस B को हम फाइनली इस तरीके से, हाँ थंब रूल से कोई भी लगाओगे तो भाई कन्वेनियंट ही है। कैसे? सिंपली अगर तुम सीक्वेंस डिफाइन कर लो कि आई जे के जो है भाई सीक्वेंस वाइज होता है, आई के साथ जे गया के मिल गया, जे के साथ के गया आई, जे के साथ के मिल गया तो तीसरा वाला आई है, के साथ आई मिलेगा तो जे हो जाएगा। ठीक है, आपको दो का कराओगे तो तीसरा ही मिलना चाहिए, और तीसरा मिलने के लिए तीसरा ऑप्शन अब सिर्फ निगेटिव का, निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा बस उसमें देखना है आपको, तो निगेटिव और पॉजिटिव में इसे डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, एबीसीडी वाला मैसेज, ओके चेक कर लेते हैं। समझ में नहीं आया क्या लिखे हो, चलिए देखते हैं आगे। तो ये इस तरह से मिला। अब आप डिटर्मिनेंट की भाई एक प्रॉपर्टी जानते हैं, डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर किसी एक रो को दूसरे रो से इंटरचेंज करें, या किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ हम इंटरचेंज करते हैं, तो साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट गेट्स चेंजेस। ठीक है, साइन जो होता है डिटर्मिनेंट का चेंज हो जाता है। अगर हम बोला कि R2 इंटरचेंज बाई R3, R2 इंटरचेंज बाई R3, सो वी कैन गेट माइनस ऑफ, क्या मिलेगा हमें, आई कैप जे कैप के कैप, यहां पे हो जाएगा B2 B1 B2 B3, B1 B2 B3 A1 A2 A3। ये प्रॉपर्टी आप जानते हो भाई। और अभी आपने देखा कि भाई A क्रॉस B था तो A पहले आया था B बाद में आया था। अब यहां पर B1 वाला रो पहले आ गया है, B1 वाला रो, और यानी कि वेक्टर B के जो कंपोनेंट हैं वो पहले आ गए हैं A1 से, तो हम इसको लिख सकते कि दिस विल बी माइनस ऑफ इस वाले से, कि ये A क्रॉस B हुआ था तो A का कंपोनेंट पहले आया था B के कंपोनेंट से, तो यहां पर अब B का कंपोनेंट पहले आ गया है, सो दिस कैन बी B क्रॉस A, B क्रॉस A। यानी कि A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों सेम नहीं होते हैं, दोनों में साइन का अंतर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि A क्रॉस B जो होगा दिस विल बी माइनस ऑफ B क्रॉस A, माइनस ऑफ B क्रॉस A। ठीक है, इट मींस दैट A क्रॉस B is not equal to B क्रॉस A, B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है। हाँ वही तो, वो मैं तो कब से वही बोल रहा हूं तुमको, वही तो बोल रहे हैं भाई कि तीसरा बचेगा तो वो हो जाएगा एबीसीडी में, इसलिए माइनस, एबीसीडी माइनस लगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसका भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख लेते हैं, इसका भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख लेते हैं। समझ में आया क्या सभी को? ये इतना क्लियर है कि ये माइनस के साथ कैसे हो गया, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में माइनस का रिलेशन जो है वो समझ में आया सभी को? और लोग कीजिए, हाँ आई थिंक सभी लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसका थोड़ा ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका भी देख लेते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग।
ज्योमेट्रिकल मीनिंग में डायरेक्ट लिख रहे हैं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल whose sides are, whose two sides are vector A and vector B. दो वेक्टर है भाई, दैट मीन्स सपोज कीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा है, इस ट्रायंगल में सपोज करो ये ए बी और सी वेक्टर, ठीक है, ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, और आपको ये देख दिया हुआ है कि ये जो डायरेक्शन और इसका लेंथ है वो वेक्टर एक है, यानी ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन को वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया है, दैट मीन्स ये जो साइड होगा ट्रायंगल का वो वेक्टर ए है, और ये जो साइड है वेक्टर का उसको हमने नाम दिया है वेक्टर बी, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट होगा, तो हमें तीसरे वाले से मतलब ही नहीं है, तीसरे के डायरेक्शन से तो भाई जो वैल्यू है एरिया का वो चेंज नहीं होना है, साइन भले चेंज हो जाएगा लेकिन एरिया का, रिजल्टेंट का डायरेक्शन भले इधर उधर हो जाए एरिया चेंज नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो बेस है भाई, इसका मॉड ले लेंगे तो हमें ये वाला, यानी कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल आप जानते हो कि हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है, बेस तो ये क्लियर कट है भाई कि इसका मॉड ले लेंगे तो बेस मिल जाएगा, परपेंडिकुलर के लिए हमें ये चाहिए होगा, हमें क्या चाहिए होगा, ये चाहिए होगा। तो और इसका एंगल मान लेते हैं क्या है, थीटा है। परपेंडिकुलर में भी ये डायरेक्शन पे मत जाइएगा कि डायरेक्शन क्या होगा, ये नीचे होगा कि ऊपर होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ एरिया निकालने के लिए इसके हाइट से मतलब है भाई, और हाइट एक क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि इस इसी एसी का जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ एसी जो हो जाएगा, लेंथ ऑफ एसी या सिंपली एसी कहे ना, एसी जो हो जाएगा भाई वो आपको मिलेगा मॉड ऑफ वेक्टर बी से, मॉड ऑफ वेक्टर बी से। तो आप ये देख सकते हो कि मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा लेंगे तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट मिलेगा, जिससे हमारा काम नहीं चलना है, हमारा काम इस पे चलेगा। तो हम मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा ले लेंगे तो हमें वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएगा क्या। सो वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, ट्रायंगल दिस इक्वल्स टू हाफ बेस के प्लेस पर मॉड ऑफ ए बी ले लेंगे, और ये जो परपेंडिकुलर हाइट है, आप क्लास 11th में वेक्टर का कंपोनेंट निकालते हो जानते हो, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक्स कॉस थीटा या ए कॉस थीटा हो जाता था, और वर्टिकल कंपोनेंट ए साइन थीटा हो जाता था। सपोज कीजिए हम इसका कंपोनेंट निकालने जा रहे हैं, तो ये वाला जो हो जाता था ये क्या हो जाएगा, सपोज करो ये ए है और ये क्या है, थीटा एंगल है, तो ये ए कॉस थीटा हो जाता था, ये तो लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था। और वर्टिकल जो कंपोनेंट हो जाएगा भाई ये क्या हो जाता है, ए साइन ऑफ थीटा हो जाता है। तो ए क्या था, इतना का मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड यहाँ कितना है, बी है, मॉड ऑफ बी हो जाएगा, तो मॉड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा, और आप यहां से कह सकते हैं कि दिस विल बी हाफ ऑफ, इसको हम मॉड ऑफ ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो अगर अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड वेक्टर के फॉर्म में दिए हुए हों, दो साइड वेक्टर के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो उसका जो एरिया है क्या करेंगे, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मॉड निकाल लेंगे, दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के मॉड ले लेंगे और उसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, व्हाट वी गेट डायरेक्टली द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। क्लियर है क्या इतना, ये पॉइंट क्लियर है भाई, गुड। अब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज, यहां पे एडजेसेंट साइड्स की बात करेंगे, एडजेसेंट, हुज एडजेसेंट साइड वेक्टर्स, साइड जो है वेक्टर के फॉर्म में होंगे, साइड वेक्टर्स आर वेक्टर ए
एंड वेक्टर बी, एंड वेक्टर बी। एंड वेक्टर बी। सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है। ये वाला पार्ट ज्यादा, चलिए जितना चलेगा। मान लीजिए ए है, बी है, ये सी है, डी है। तो ये ए हो गया, ये डायरेक्शन हमने ले लिया भाई। ये डायरेक्शन होगा, दोनों साइड पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। हाँ सही है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले थोड़ा सा अभी एरिया से थोड़ा सा बाहर निकल के कुछ और चीज देखते हैं। ये देखेंगे, हम देख रहे हैं, ये सपोज करो हमने बोला कि भाई एडजेसेंट साइड है वो ए और बी होगा, तो हमने मान लिया कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों एडजेसेंट साइड, ये वाला नहीं है, तीसरा नहीं है भाई। यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर ये वेक्टर ए है तो हम जानते हैं कि क्यों किसी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये पैरेलल वेक्टर जो डीसी हुआ, आप ये भी जानते हो कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल और पैरेलल होते हैं, तो इक्वल एंड पैरेलल है, तो पैरेलल है भाई, इक्वल भी है, तो पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो ये वेक्टर डीसी जो होगा वो भी वेक्टर ए के बराबर ही होगा भाई। और यहां पर ये वेक्टर बी जो होगा, बीसी जो होगा वो भी बी के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ए बी और बीसी वेक्टर है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, तो ये जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल, इसको हम ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो जो पहला डायगोनल एसी होगा, एसी जो डायगोनल होगा वो वेक्टर ए प्लस बी के बराबर होगा। ये क्लियर है क्या सभी को? ये क्लियर है, ये कैसे हुआ? हाँ एंटी पैरेलल हो सकता है लेकिन वेक्टर के फॉर्म में नहीं होगा भाई, वेक्टर के फॉर्म में सिर्फ पैरेलल होगा, ठीक है, और 0 डिग्री उसके बीच का एंगल होगा। ओके, अब देखिए, अब हम चाहते हैं इस दूसरे वाले वेक्टर को निकालना। सपोज कीजिए हमने इस डायरेक्शन को लिया कि हम भाई डी से सी की ओर जा रहे हैं और ये हमारा वेक्टर हुआ, ये हमारा वेक्टर हुआ। तो हम पहले ही देख रहे हैं वेक्टर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए। ये डीसी वेक्टर जो है ये कंटिन्यूअस, यहां से इस वेक्टर में यानी इस डायरेक्शन में आ जाएं तो हम कहेंगे कि ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो देखिए ऊपर वाला जो डायरेक्शन था वो वेक्टर बी था, तो उसके जस्ट नीचे अपोजिट वाला जो डायरेक्शन होगा वो माइनस ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा। सो वी कैन राइट कि दिस डीबी वेक्टर इज नथिंग बट ए प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी, प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी, इतना लिख सकते हैं क्या? दैट मीन्स ये हमारा बी डी जो या डीबी जो हुआ, डीबी ये ए माइनस बी के बराबर होगा। माइनस बी क्यों हुआ भाई? कि वेक्टर्स एरो शुड बी इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ये इस साइड डायरेक्शन में, तो और ये रिजल्टेंट जो है पहले वेक्टर का टेल तो दूसरे वेक्टर या लास्ट वेक्टर का हेड से ज्वाइन होना चाहिए था। हेड से ज्वाइन करने के लिए इसका एरो चेंज करना पड़ेगा। दैट मीन्स ऊपर का डायरेक्शन वेक्टर बी है तो जस्ट उसके अपोजिट का डायरेक्शन माइनस ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा। सो दिस विल बी वेक्टर ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस बी। अब अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो दो जो साइड्स होंगे उनके बीच उनका हाफ ऑफ ए क्रॉस बी ले लेते थे। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी बी ए सी कर सकते हैं, या ए बी सी कर लीजिए, ए बी, ये ए बी सी नहीं, बी ए सी कर लो, ठीक है। तो अब आपको क्या मिल जाएगा? ए डी सी, ये दो वेक्टर दिए हुए हैं, दोनों दो वेक्टर्स, तो हम हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, इसके पहले हम लोगों ने देख चुका है, हम लोगों ने देख लिया इसको।
और BAC में ये दोनों वेक्टर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो दिस इज अगेन हाफ ऑफ A क्रॉस B। तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सीधे हाफ ऑफ मॉड ऑफ A क्रॉस B एंड हाफ ऑफ मॉड ऑफ A क्रॉस B, तो दिस इज कंप्लीटली मॉड ऑफ A क्रॉस B। ये क्लियर है क्या? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकलेगा? गुड। अब आपके पास ये बात हुआ भाई कि हमें ये वेक्टर्स के साइड नहीं दिए रहेंगे, हमें डायगोनल्स दिए रहेंगे, तो एरिया कितना होगा? डायगोनल्स दिए रहेंगे तो एरिया कैसे निकालेंगे? इरेज कर दे क्या? इरेज कर देते हैं ये वाला पार्ट, 1 मिनट में लिख लीजिए। हो गया है, आगे बढ़े। ओके, अब देखिए हम ये कह सकते हैं भाई, यहां पे आते हैं, इसका ये निकालते हैं कि भाई AC क्रॉस BD निकाल लेते हैं, या DB कहिए। यही तो हमारे पास डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स हैं। तो हम एक बार इसको AC और B और DB का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? A प्लस B क्रॉस A माइनस B, A माइनस B। A का A के साथ क्रॉस करा देते हैं, माइनस ये क्या मिलेगा? B क्रॉस A प्लस B क्रॉस A, B क्रॉस A, और ये माइनस B क्रॉस B, B क्रॉस B। देखिए यहां पे A क्रॉस A होगा, सॉरी, A क्रॉस A कितना होगा भाई? ये 0 हो जाएगा। हाँ आदित्य सही है, A क्रॉस A 0 हो जाएगा। सेम वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस कराएंगे, 0 हो जाएगा भाई, 0। यहां पर ये क्या हो जाएगा? इसको हम गलत कर दिए हैं क्या? ये A क्रॉस B पहले वाले में होना चाहिए था, A के साथ B का माइनस A क्रॉस B। अब सही है, A क्रॉस B निगेटिव साइन के साथ नहीं, पहले A था तब B था ना, फिर B क्रॉस A और B क्रॉस B, सही है। अब देखिए इसको अभी हम लोगों ने देखा था कि माइनस ऑफ A क्रॉस B प्लस ऑफ A क्रॉस B के बराबर हो जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस B क्रॉस A। हमने लिख दिया, क्या लिख दिया? B क्रॉस A। और यहां पर भी प्लस B क्रॉस A, और अगेन ये वाला जो पार्ट है वो 0 हो जाएगा, 0 वेक्टर। दैट मीन्स आपको अगर AC क्रॉस BD अगर इसका मॉड लेना होगा, मॉड ऑफ लेना होगा, तो हम ये क्या बोल सकते हैं? दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ ये A या B, लिख दीजिए इस तरह से, B क्रॉस A का मॉड हो जाएगा। अब देखिए B क्रॉस A का मॉड कहें या A क्रॉस B का मॉड कहें, दोनों बात सेम होगा। A क्रॉस B और B क्रॉस A अलग होगा, लेकिन उनका मॉड क्या होगा भाई? वो सेम रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो क्या करेंगे, दोनों तरफ ये 2 टाइम्स है ना, यानी कि हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, हाँ, कि यहां से A क्रॉस B कर दे रहे हैं, A क्रॉस B, इसका जो मॉड होगा भाई, दिस विल बी हाफ ऑफ मॉड ऑफ AC क्रॉस BD कर लीजिए या DB कर लीजिए, DB है तो DB, ठीक है। इस तरीके का हो गया। और अभी हमने देखा कि A क्रॉस B क्या था? ये वेक्टर क्या, सॉरी, ये पैरेललोग्राम का एरिया था। तो हम अब कह सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम in the case of diagonals, what we get? half of AC, यानी दोनों डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, दोनों डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे और उसका मॉड ले लेंगे। क्लियर है क्या ये? तो अगर डायगोनल्स दिया रहेगा तो हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा एरिया में,
पैरेललोग्राम के एरिया में और डायगोनल्स नहीं दिया रहेगा, साइड्स दिए रहेंगे, तो हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी 3-4 साल पहले ये जेई मेन में आया हुआ था, ठीक है? हम सब्जेक्टिव फॉर्म में आपको दे रहे हैं, ऑप्शंस में कोई याद नहीं है। देखिए इस तरह से कि आई लिखेंगे द वेक्टर आई क्रॉस ए क्रॉस आई क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस के क्रॉस ए क्रॉस के। इस तरह से लिख दो, राइट द वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए। क्वेश्चन के फॉर्म में इस तरह से लिख दो, राइट द वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए। या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो, राइट द वेक्टर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इस वेक्टर को आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस ए क्रॉस के, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए तो कितना आ रहा है? अभी 3-4 साल पहले ये जेई मेन में आया हुआ था ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये दिखाने का ये था भाई कि आपको यहां से भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अब सही है? और भी लोग का ब्लर आ रहा है क्या? नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये अब आप लोग यहां से पढ़े हुए नहीं होंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जेई मेन और जेई एडवांस दोनों के पर्पज से, ठीक है भाई? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नेक्स्ट, जहां से हम लोग एरिया ऑफ टेट्राहेड्रॉन, एरिया बोल रहे हैं सॉरी, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ये सब डिफाइन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा नेक्स्ट क्लास से। अब हम लोग प्रॉपर जेई पर चले जाएंगे, अभी तक ये जो बेसिक था वो हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है? यहां से जो क्लास स्टार्ट होगा वो बहुत क्रूशियल क्लास होने वाला है, सो बी अवेयर फॉर दैट, ठीक है? सभी लोग ट्राई कीजिएगा कि सभी लोग ज्वाइन करें, इसके बाद से पक्का जेई वाला पार्ट होने वाला है, ठीक है? फिर भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक तरह से ट्राई करो सभी लोग। ए आई जी के, हाँ प्रत्युष ये सही है, वेल डन। सिंपली 2a आएगा भाई, सिंपली 2a आएगा। जिनका ये आंसर आ रहा होगा वो लोग सही हैं, जिनका ये आंसर आ रहा, बहुत अच्छा, बहुत लोगों ने रिप्लाई कर दिया है।
कुंदन, वो आंसर समझ में नहीं आया मेरे को जो तुमने दिया है। सिंपली 2a वेक्टर आएगा, आई जे के साथ नहीं आएगा भाई। आ रहा है क्या सभी लोग का? ये बारी बारी से कर लीजिए, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो बारी बारी से कर लीजिए। पहले ए क्रॉस ए निकाल लीजिए, ए क्रॉस जे निकाल लीजिए, फिर जे क्रॉस के निकाल लीजिए, तब प्रोसीड कीजिए। तो इसके लिए पहले मान लीजिए कि भाई कोई आपका वेक्टर जो ए जो है वो इसी तरह का रहा होगा ना भाई, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3। तो बस ये वाला एजम्पशन मान लेना है कि कोई भी वेक्टर आपको 3D वेक्टर ही पढ़ना है, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि सर चौथे डायरेक्शन में भी तो आ सकता था। नहीं, तीन ही डायरेक्शन, मान लो दो डायरेक्शन वाला भी अगर वेक्टर होता, तो भी अगर दो डायरेक्शन वाला होता तो तीसरा जो पार्ट है अपने आप खत्म हो जाता है इसका। ठीक है, तो हम जो भी जनरल वेक्टर कंसीडर करना होगा, तीनों, ये तीनों डायरेक्शन में हम कर लेंगे। अब देखिए, ए का क्रॉस करा लेंगे पहले आई के साथ, ए का क्रॉस करा, और क्रॉस भी कैसा, पोस्ट क्रॉस करा रहे हैं हम। क्या करेंगे, ये पोस्ट मल्टीप्लाई होगा या पोस्ट क्रॉस बोलेंगे। ठीक है, यानी कि वेक्टर को बाद में, यानी ये वाला वेक्टर है, इन वाले वेक्टर्स के बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई का आई के साथ जो डॉट है वो क्या हो जाएगा, सॉरी क्रॉस जो है वो जीरो हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो गया। यहां पर देखिए जे क्रॉस आई ये माइनस ऑफ के हो जाएगा, सो दिस इज A2 के हो जाएगा, देखिए माइनस ऑफ A2 के। और ये के क्रॉस आई साइक्लिक फॉर्म में है भाई, तो जे हो जाएगा, तो दिस इज प्लस ऑफ A3 जे। ये वाला क्लियर है क्या भाई सभी का? सभी लोग को नेटवर्क इश्यू आ रहा है क्या? राइट, यस और नो? आदित्य को भी आ रहा है? नहीं, आदित्य को ही आ रहा है और किसी को नहीं आ रहा है। प्रत्युष तुम्हारा सही हो गया? आदित्य रिफ्रेश कर लो। देखिए अब क्या करेंगे, ये लगे हाथ इसका ना, अब फिर प्री क्रॉस ले लो, प्री क्रॉस ले लो। ठीक है, अब देखिए अब क्या करने जा रहे हैं हम, यहां पर आई क्रॉस के करेंगे। देखिए आई का पहले मल्टीप्लाई ये क्रॉस करेंगे, आई क्रॉस के। आई क्रॉस क्या होता है, साइक्लिक फॉर्म को, साइक्लिक फॉर्म नहीं फॉलो कर रहा है, तो माइनस ऑफ जे होगा, माइनस जे और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस इज प्लस ऑफ A2 जे हो जाएगा। और यहाँ पे आई क्रॉस जे के होता है, आई क्रॉस जे क्या होगा, प्लस के होता है, तो दिस इज A3 के हो जाएगा। ये इतना क्लियर होना चाहिए भाई। सिंपली आप क्या निकाल लो, जे क्रॉस ए क्रॉस जे, ये आपको पता होना चाहिए कितना आ रहा है, और के क्रॉस ए क्रॉस के, ये निकाल लीजिएगा क्या भाई? ठीक है, यहां पे देख सकते हैं जे आई के साथ ले तो जे और के आया है, तो अब के और आई आ जाएगा, के और आई, तो ये A3, यानी कि पहले लिख लेते हैं A1 आई प्लस A3 के आएगा, और यहां पर जे है तो आई और जे आएगा, यानी कि A1 आई प्लस A2 जे, इस तरह का सीक्वेंस फॉलो करेगा। तीनों को ऐड कर लेंगे तो यहां पर A1 A2 A1 और A1 दो बार आ रहा है भाई, तो ये 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर A हो जाएगा इधर, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर A, तो दैट मींस दिस सम इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर A। क्लियर है भाई सभी को? आया समझ में? नहीं आया? ओके, एक क्वेश्चन और कर सकते हैं क्या? एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, ये भी बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, उसको भी लिखिए। देखिए, कह रहा है कि लेट क्वेश्चन, लेट ओ ए इज इक्वल टू ए, ओ ए इक्वल्स टू वेक्टर ए, ओ बी इक्वल्स टू
ओबी इक्वल्स टू वेक्टर ओबी, ठीक है, वेक्टर ओबी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस, नहीं 10 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, एंड तीसरा वेक्टर जो होगा ओ सी, एंड वेक्टर ओ सी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, 2 टाइम्स ऑफ नहीं, सिर्फ बी वेक्टर लिखिए। ओ सी जो वेक्टर है वो बी वेक्टर के बराबर है, बी वेक्टर के बराबर है, बी वेक्टर के बराबर है। और कह रहा है वेयर ओ ए बी सी आर नॉन कोलिनियर, आर नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। लेट 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 P denotes P denotes the area of the quadrilateral of the quadrilateral OABC, OABC। दैट मीन्स OABC के साथ जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसका एरिया जो है वो P है, उसका एरिया कितना है भाई, P है। एंड लेट Q डिनोट्स and let Q denotes the area of parallelogram, the area of parallelogram with OA and OC, with OA and OC, with OA and OC as adjacent sides, as adjacent adjacent sides, sides, then P बाई Q की वैल्यू क्या होगी, देन P बाई Q की वैल्यू क्या होगी। समझ में आ रहा है, हमने एक वेक्टर OA लिया है, OA की वैल्यू A के बराबर है, OB वेक्टर जो है 10 टाइम्स ऑफ वेक्टर A प्लस 2B के बराबर है, एंड OC वेक्टर इज वेक्टर B, ठीक है। वेयर O A B C आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और हमने यहाँ OA, अब ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो इससे एक क्वाड्रिलेटरल बन सकता है भाई, तो उस क्वाड्रिलेटरल के एरिया को हमने P से डिनोट किया हुआ है। और इसमें OA और OC, OA और OC से जो पैरेललोग्राम बना है उसके एरिया को हमने Q नाम दिया हुआ है। तो P बाई Q की वैल्यू क्या होगी, यही आपसे पूछा जा रहा है। कर लीजिए, 2 मिनट 3 मिनट लगेगा, कि होमवर्क दे दें, होमवर्क में लोगे। वेल डन, 1-2 मिनट देख लो, नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास के लिए ले लेना। वैसे बहुत बड़ा नहीं है, बहुत आसानी से 1 से 2 मिनट का क्वेश्चन है। ये 2010 वगैरह के लगभग में IIT जेई में आया था भाई, इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन में, और आदित्य ने सही आंसर भी इसका दे दिया। वेल डन आदित्य, गुड। और लोग ट्राई कीजिए। 2010 के अराउंड IIT जेई में ये सेम क्वेश्चन आया हुआ था, इंटीजर टाइप में क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आंसर आपको पता हो गया कि 0 से 9 के बीच में आना चाहिए।
रितु ट्राई कर रहे हो? ओके, प्रत्युष सही है। भगवती चला गया। कुंदन तुम कर रहे हो? अदिति आप? ओके। अभिनव तुम कर रहे हो? ओके, अब तक तो हो जाना चाहिए था भाई। देखिए ओए और ओसी से बन रहा है, यानी कि जो क्यू जो होगा वो सिंपली ये हो जाएगा, क्यू जो होगा वो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के बराबर होगा। अब देखिए ओ ए क्या है, ये सपोज कीजिए ओ है, ए है, ठीक है। यहां पर मान लीजिए कि ये वाला जो होगा ओ बी हो गया, इसका डायरेक्शन मान लीजिए ओ बी, ठीक है। तो 10 टाइम्स ऑफ वेक्टर इसका, हाँ इसको ए, ये बी हो गया, ठीक है। अब 10 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, यानी कि इसका, यानी कि आगे वाले का मैग्नीट्यूड जो होगा इसके डायरेक्शन में, यानी कि इस तरह का कुछ हो जाएगा पार्ट, वो भी दो गुना हो गया। तो ये कुछ ऐसे, ठीक है। ये वेक्टर, तो ये जो वेक्टर होगा, ठीक है, ये मान लो ये 10 टाइम्स ऑफ वेक्टर है, ये दो गुना हो गया, तो ये 10a प्लस 2b हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया ओ ए बी सी का एरिया जो होगा, ओ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी का जो एरिया होगा, पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं और फिर इस ट्रायंगल का एरिया। इस ट्रायंगल के एरिया के लिए दो साइड हमें दिया हुआ है, तो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस इतना 10a प्लस 2b और प्लस हाफ ऑफ, हमने इसका इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, इस ट्रायंगल का एरिया के लिए ये एक साइड और ये एक साइड, तो दिस इज मॉड ऑफ बी क्रॉस दूसरा साइड क्या है भाई, अगेन 10a प्लस 2b है। इस तरीके से हम देखिए ए से ए का क्रॉस कराएंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, यहां से 2 तो बाहर ये चला आया, तो ये सिंपली बी क्रॉस है या ए क्रॉस बी हो जाएगा। और प्लस यहां पर देखिए ये 2 वाला बी के साथ बी का क्रॉस होगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 10 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी हो जाएगा, 10 बाहर आ गया तो 5 टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स ए क्रॉस बी का मॉड, ए क्रॉस बी का मॉड, तो ये 6 टाइम्स ए क्रॉस बी का मॉड, यानी पी की वैल्यू जो है वो आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, और क्यू की जो वैल्यू है वो आ जाएगा ए क्रॉस बी के मॉड के बराबर, तो पी बाई क्यू जो होगा वो 6 आ जाएगा। क्लियर है? आई थिंक सभी लोगों ने सही आंसर भी दे दिया, वेल डन। कुंदन तुम्हारा आंसर नहीं आया था अंत तक, तो क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे भाई, जहां पर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, इन सब का डिस्कशन होगा। सो नेक्स्ट क्लास से प्रॉपर जेई जो पार्ट होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। यहां से जो वेक्टर अलजेब्रा का बेसिक था वो फिनिश हो चुका है, तो किसी को अगर एनसीईआरटी से भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो वो कर सकता है ट्राई, ठीक है भाई। एनसीईआरटी 3D से पहले जो वेक्टर अलजेब्रा है वो वाला पार्ट आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वैसे आज मैं सीट का जो सीट भी है वो सेंड कर दूंगा, तो वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड सीट्स आपको आज ग्रुप में मिल जाएंगे। क्लियर है भाई? ओके, बाय बाय एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।